अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालू मैम? कोइस ठीक तो आप दिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम। कोइस कहते हैं ना ठीक और अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल मैम। ये भी आती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, ये कह रही है? यस मैम यही कह रहे हैं कौन से चैप्टर का? इसी का? मैम, इसी चैप्टर का। यस मैम। ये थर्ड चैप्टर का? मैम हम थर्ड ही कर रहे हैं। हाँ थर्ड ही कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 तो इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, करके भिजवा दूंगी व्हाट्सएप पे। इस वक्त ओके एक्सरसाइज है मैम। ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 भी नहीं हुआ। होमोजेनियस थर्ड चैप्टर का है। होमोजेनियस सिस्टम का है। 4 नहीं 14 में। चले जो नहीं हुआ मुझे मैसेज कर देना, तो फिर वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सवाल नंबर मेंशन कर देना, तो फिर वो मैं आपको सॉल्व करके भेज। अच्छा जी, कल हमने होमोजेनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि बच्चे कहाँ पे हैं, सिर्फ 9 है इस वक्त। कल हमने होमोजेनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके 3 थ्योरम थे। 3 थ्योरम कौन कौन से थे कि अगर हमारे पास इक्वेशंस की तादाद और अननोन्स की तादाद इक्वल हो तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आए तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक ये चीज थी। एक था कि अगर हमारे पास इक्वेशंस की तादाद और अननोन्स की तादाद, इक्वेशंस की तादाद कम हो और अननोन्स की तादाद ज्यादा हो तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए हमें क्या करना था, हमें मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना था। ठीक है, जब हम एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देते हैं तो फिर हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन कंडीशन है कि अगर m लेस देन n है तो फिर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यह है काम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है, कल होमोजीनियस था। होमोजीनियस को आपने नॉन होमोजीनियस के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस क्या है कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस होंगी यहाँ पर इक्वल के बाद मतलब के राइट साइड पर कोई वैल्यू नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए, एटलीस्ट वन इन b1 b2 अप टिल bm। ठीक है, ये सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इनमें से एटलीस्ट वन, कम से कम एक भी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो फिर ऐसा सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, is said to be non-homogeneous system of linear equation in matrix form. This can be written as, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। होमोजीनियस में सारे ही b 0 के बराबर होते हैं, जबकि नॉन होमोजीनियस पर कंडीशन है कि एटलीस्ट वन b नॉन जीरो हो। In matrix form this can be written as ax equals to b। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट a आ जाएगा,
वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है उसको x का नाम दे देंगे और जो इक्वल के बाद सारे b's है उनको हम कैपिटल B का नाम दे देंगे। Where A, X and B are the matrix A is called the coefficient matrix of the system। ठीक है, मैट्रिक्स A क्या कहलाता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। एंड द मैट्रिक्स, कल भी हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था, आज भी लिख रहे हैं। कल यहाँ पर 0 0 0 थे, आज यहाँ पर इक्वल के बाद जो है वो क्या है? B1 B2 अप टिल Bm। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को, मैट्रिक्स A को आपने कंबाइन करना है B के साथ। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को जब आप B के साथ कंबाइन कर देंगे तो फिर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम बन जाएगा। ठीक हो गया। इफ द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर सॉल्यूशन का सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास undeterminate system। A system of linear equation is considered undetermined if there are fewer equations than unknowns। क्या चीज है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस की तादाद, सिर्फ यहाँ पर नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है, अगर हमारे पास इक्वेशंस की तादाद कम है और अननोन्स की तादाद ज्यादा है, यही बात हो रही है। अगर इक्वेशंस की तादाद कम है और अननोन्स की तादाद ज्यादा है तो सिस्टम अनडिटरमिन्ड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, और ओवर डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा? A system of linear equation is considered over determined if there are more equations than unknowns। अगर इक्वेशंस की तादाद ज्यादा हो जाए और अननोन्स की तादाद कम हो जाए तो फिर ये ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन थी। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, अनडिटरमिन्ड सिस्टम कौन सा है और ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम कौन सा है। अब ये जो आगे चीज है ये काम करने वाला है, जो हमने काम मेन करना है वो ये है। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ लिया कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम का तो फिर कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनकंसिस्टेंट अदरवाइज। ठीक है, पहली तो ये बात है। अब सेकंड है कि कंसिस्टेंट होगा एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास x1 की सिंगल वैल्यू आ रही है, x2 की भी सिंगल वैल्यू आ रही है, x3 की भी सिंगल वैल्यू आ रही है। जैसे कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई k आ जाता है, जैसे कि x2 है वो k की फॉर्म में आ जाए या x3 k की फॉर्म में आ जाए तो फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, k की वैल्यू के ऊपर k की वैल्यू को चेंज करने से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास एक ही वैल्यूज आ रही है, एक x1 x2 x3 की सिंगल वैल्यूज आ रही हैं तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ, क्या कंडीशन है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का रैंक बराबर होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया उसके रैंक के, दोनों रैंक्स बराबर हैं। एक ही वक्त में आप ये दो काम करेंगे। ठीक है, दोबारा रैंक नहीं फाइंड करने बल्कि एक ही वक्त में ये दोनों काम हो रहे होंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ए का रैंक बराबर होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल के भी बराबर हैं, मतलब कि इसका रैंक अगर 3 आता है, इसका रैंक भी 3 है और वेरिएबल्स की तादाद भी 3 है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो फिर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? सुन भी रहे हो कि सोए हुए हो? नो मैम, नो जी मैम। मैम सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं आई कुछ। समझ नहीं आ रही मैम, वैसे सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं।
अच्छा वैसे फुल एक्टिव है मैम। ठीक है, क्या चीज है? या ये सेकंड पार्ट नहीं समझ आया ना? मैम शुरू से ही समझ नहीं आई मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने लिखा है इसकी समझ नहीं आई, नॉन होमोजीनियस की तो आ गई थी समझ। ठीक है, नॉन होमोजीनियस की समझ आ रही थी, कंसिस्टेंट की जी समझ आ गई थी कि सोल्यूशन अगर यस एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आगे से कंसिस्टेंट के भी आगे कुछ पार्ट्स हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दो तरह के सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफिनिट मैनी होंगे। ठीक हो गया? अगर तो यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन कब आएगा? यूनिक का क्या मतलब है कि आपके पास x1 x2 x3 की सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर वो सिस्टम यूनिक कहलाएगा। ठीक है, यूनिक कब होगा सोल्यूशन? कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये यूनिक कब होगा? जब जब क्या है कि मैट्रिक्स ए का रैंक, ठीक है, बराबर होगा मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों रैंक बराबर आ जाए। और तीसरी बात क्या है कि ये इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर इक्वल हो, ये देखें ना, मैट्रिक्स ए का रैंक है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए का रैंक है। ए क्या चीज है? जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम के जो कोफिशिएंट्स हैं। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? जब आपने क्या किया कि मैट्रिक्स को कंबाइन किया राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स बी है उसके साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स आपने ए लिखा, यहाँ पर ए आ गया, इतना ए, और फिर आपने इसको यहाँ पर लाइन लगाई और यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी कॉलम वाला मैट्रिक्स है वो भी लिखा। ठीक है, जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। इस मैट्रिक्स को ए बी का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक कॉलम का इजाफा है जो मैट्रिक्स B1 है। अगर इसका रैंक और इसका रैंक, दोनों के रैंक इक्वल हो, ठीक है, और ये नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर हो, तो फिर इस सूरत में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थर्ड, कंसिस्टेंट है एंड हैज इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक होगा या फिर इनफिनिट मैनी होंगे। तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे? जब इन दोनों के रैंक तो बराबर हैं। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए बी, दोनों रैंक्स बराबर हो, लेकिन ये लेस हो किससे? नंबर ऑफ अननोन से, वेरिएबल्स की तादाद से कम हो। ठीक है, जैसे इसके मैं कहती हूँ कि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक भी 2 आता है, लेकिन अननोन्स की वैल्यूज 3 हैं। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर कोई, हम x की वैल्यू में कोई k ले आएंगे, जब k आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जैसे कल भी हमने काम किया था, हमारे आंसर में k आ रहा था, तो जब k आ जाता है तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट में क्या है? लास्ट एक और पॉइंट है कि सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर दोनों ही रैंक, दो मैट्रिसेस है हमारे पास, दोनों के रैंक इक्वल नहीं आते, तो फिर इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट अगर आप नोट कर लें तो फिर आगे काम आसान है। अच्छा जी, यही सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, इन्होंने भी यही चीज लिखी हुई है थ्योरम बी के अंदर, लेकिन इकट्ठा ही लिखा हुआ था, मैंने आपको अलग अलग लिख के बता दिया है। यही बात है कि यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करना है और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करने हैं। नेक्स्ट है जी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, क्या क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर दो काम है। एक हमने करना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू रो एचेलॉन फॉर्म। हमने क्या करना है, चूंकि रैंक फाइंड करने होते हैं, इसलिए हमारा काम क्या होता है कि हमने जो भी मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है रो ऑपरेशन लगाकर। ठीक है, इसके अंदर आपने कॉलम का काम नहीं करना,
बल्कि जो कल भी काम किया था और आज भी जो करेंगे वो सारा किसके ऊपर है, रो ऑपरेशन के साथ। ठीक है, नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस हो, उसको रो ऑपरेशन के साथ आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है solution of linear equation corresponding to transformed row echelon form using back substitution. Gaussian elimination method back substitution के ऊपर डील करता है। अब back substitution क्या है ये भी हम पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। If possible, find the solution of the linear system. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास जो बीज हैं, जो बी की वैल्यू होती है वो 9, 8 और 3 है। देयरफॉर इट इज नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो है तो इसका मतलब है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ए बी के साथ शो करेंगे। ठीक है, ए और बी के साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सिर्फ मैट्रिक्स ए लिखना हो तो एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये कैसे पता चलेगा होमो या नॉन होमो है? समझ नहीं आई इसकी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की समझ नहीं है। ये देखे ना, यहाँ पर ये 9 है ना इक्वल के बाद, ये 9 है, जी ये 8 है, ये 3 है। कितना शोर करते हैं तो ठीक है, 9, 8 और 3 ये हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज हैं। ठीक है ना, 9, 8 और 3 नॉन जीरो वैल्यूज ठीक हैं। है। देयरफॉर ये नॉन होमोजीनियस है। अगर ऐसा होता कि ये भी जीरो होता, यहाँ पर ये भी जीरो होता मैम और पहले ये हम सब्जी ले लें फिर पढ़ पहले लेंगे। सबसे ले लेते हैं, ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता और ये भी जीरो होता। अगर चार में उबारे वाला भी है, अगर तीनों तीनों वैल्यूज जो हैं, तीनों इक्वेशंस जीरो के बराबर होंगी। ठीक है, अगर तीनों इक्वेशंस जीरो ओके के मैम। बराबर होंगी तो फिर होमोजीनियस है। और अगर कोई एक भी नॉन जीरो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 9 हो और बाकी दोनों जीरो हो जाए, तो ऐसा सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। मैम एक और कंफ्यूजन थी जी मैम, अगर तीनों वैल्यूज जो हैं वो नॉन जीरो हों लेकिन सेम हो तो फिर भी नॉन होमोजीनियस होगा। हाँ जी, तीनों नॉन जीरो हो और सेम हो, लेकिन सर तो ये है कि सेम तीनों जीरो ना हो। बस तीनों जीरो ना हो। अगर तीनों जीरो है तो फिर हमारे पास होमोजीनियस है। अगर तीनों जीरो नहीं है, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, चाहे सिर्फ एक ही नॉन जीरो हो, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, ओके यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो कल वाला काम होमोजीनियस का था और आज वाला नॉन होमोजीनियस का है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे आएगा, यहाँ से x1 1 है, इसके साथ यहाँ से 2, यहाँ से 3 9 के इक्वल है, इसलिए 9 लगानी है और 9 लिख देना है। यहाँ पर 2 लिखा, -1 लिखा, 1 लिखा और 8 लिख लिया। यहाँ पर 3, अब x2 वाला कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए x2 की जगह यहाँ पर 0 आएगा। कल भी ये बात हो गई थी कि अगर कोई वेरिएबल मिस है तो आपने उसकी जगह 0 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर x2 वाला नहीं है इसलिए 0, x3 वाली जगह पर हमने -1 लिख दिया, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक ही काम हम कर रहे हैं बार बार, एचेलॉन फॉर्म के अंदर ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं। We reduce this matrix to echelon form as follows. मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पर आपको नहीं करा रही है, आपको अब ये काम आ गया हुआ है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी, कौन पता नहीं बताएगा मैम। आज? मैम मैं किसने जी बताना है? मैम बोले। हाँ जी, एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपके सामने है, बता दो। मैम सबसे आखिर वाला देख ले, वो एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। ये अच्छा आंसर है वैसे। ये ठीक है। क्या क्या कंडीशन होती है? पहली मैम कंडीशन इसमें वैसे मैम 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 ये बताओ, होता है मैंने कि बताया मैंने हर अगली रो में जीरो जीरो की की एंट्रीज बढ़ तादाद हाँ जी, ज्यादा होनी चाहिए बढ़ जाएगी और जीरो और के बाद डायगोनल पर फर्स्ट 1 1 एंट्री है आएगा। वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। लीडिंग और एंट्री जो 1 होनी चाहिए, और अगर जीरो कोई रो जीरो रो है तो तो वो एंड पे वो होगी। सबसे एंड आखिर पे में होनी होनी चाहिए। चाहिए। सबसे आखिर जी में होगी, ठीक हो गया। बस आती यही है मैम हमने, हमें ये बनाना। यही है काम किया। ये हमने मैट्रिक्स को
रिड्यूस सॉरी एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप रिड्यूस में भी कन्वर्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एचेलॉन फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इक्वल के साइन नहीं आने, रो इक्वलेंट आना, ये बात भी कल। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम वो एक स्टूडेंट ने एडमिट किया, आई मीन टू से ज्वाइन किया हुआ, लेकिन आपने उसे एडमिट नहीं किया। मेरे टाइम पास तो ओवर हो गया ऑप्शन ही भाई। नहीं है, मैंने तो ओपन किया हुआ है, मैंने तो वो खोला हुआ ही नहीं है। आ तो जी गए मैम, मैं इंतजाम देख हुसैन, इंतजाम हुसैन, मैंने इसको ओपन किया हुआ है। नहीं मैम, वो तनवीर एडमिट के ऑप्शन ही नहीं है। मेरा हो आ गया है गया फैसल मैम, भाई। आ गया मैम। ठीक है, आ गया होगा। अच्छा जी, मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब कन्वर्ट कर दिया तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी वेरिएबल की आएगी, यहाँ से बोल के बताएं। ये x1 है, हमने इक्वेशंस लिखी, x1 प्लस 2x2 प्लस x1 3x3 इक्वल्स टू 9। 3x ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग है, ये x2 के कॉरिस्पॉन्डिंग है, ये वाला कॉलम ये x3 के कॉरिस्पॉन्डिंग है। लास्ट में क्या आएगा, x3 इक्वल्स टू 3। ठीक, तो बैक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो x3 की आएगी, लाजमी बात है ये। ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी वो x3 की आएगी। x3 को अब आपने इससे पिछली वाली बैक वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, x3 की जगह आप 3 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब x2 और x3 की वैल्यूज आ गई तो बैक इक्वेशन जो आखिरी, जो पहली इक्वेशन है इस वक्त ये आखिरी बन रही है, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है वो बैक सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है कि हमने मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और जब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमने जो सबसे पहला वेरिएबल जिसकी वैल्यू आ जाती है वो कौन सा है, वो x3 होता है। ठीक है, x3 के बाद हम x2 फाइंड करते हैं, x2 फाइंड करने के बाद हम x1 फाइंड करते हैं। इट इज कॉल्ड द बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन आया है। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, x3 की एक स्पेसिफिक वैल्यू 3 आई है, इसी तरह से x2 की वैल्यू -1 सिंगल वैल्यू है, x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आया है। और यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन थी, इस मैट्रिक्स का सिर्फ इतना जो मैट्रिक्स है लाइन से पहले वाला, इतना जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना है, बोलो। 3 मैम, 3 नंबर 2 ऑफ नॉन 1 2 3 3 मैम। 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज यस मैम। इन एचेलॉन फॉर्म, इसका रैंक 3 है। ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, इतने मैट्रिक्स का रैंक है 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसका रैंक हमारे पास 3 है। ठीक है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए 3 है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को देखें। ठीक है, ये जो पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको देखें, इसका रैंक पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, तीसरी रो भी नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि जो ए बी है मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक भी हमारे पास कितना आ रहा है, इसका रैंक भी 3 आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हो गए एक बात, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को भी काउंट करना है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, वेरिएबल्स की तादाद भी 3 है। ठीक है, जब ये 3 तीनों चीजें इक्वल होंगी तो फिर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये हमने बात पढ़ी थी। अगर दोनों रैंक बराबर हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर दोनों रैंक बराबर हैं और वेरिएबल्स की तादाद के भी बराबर हैं तो फिर क्या होता है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने इसी कंडीशन जो हमने थ्योरम ऊपर पढ़ा था वही इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, तब आपको इस चीज को
नोट करना होगा। मैम गॉसियन एलिमिनेशन की क्या कंडीशंस थी? गॉसियन उसके लिए हमने एलिमिनेशन solve की करना। कंडीशन है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, यही सवाल हमने किया है अभी। जी मैट्रिक्स मैम। को कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में, और उसके बाद दूसरा है कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जब आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी तो उसको बैक इक्वेशन, इससे जो बैक इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो x2 आ जाएगा, और जब x2 x3 दोनों है तो फिर आपने इसको बैक इक्वेशन में पुट करना है, तो x1 आ जाएगा। ठीक है, ये दो जी कंडीशन। राइट मैम। ठीक होगा। ओके मैम। मैम जैसे हमने उसमें होमोजीनियस में किया था, वहाँ हम रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट कर रहे थे उसको, तो इसमें नहीं कर सकते? नहीं, इसमें इसमें सिर्फ नहीं एचेलॉन करना। फॉर्म बनाएंगे। गॉसियन एलिमिनेशन में आपने एचेलॉन में कन्वर्ट करना है। अगला मेथड है, उसमें उसमें आप इसको रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो गॉस जॉर्डन है। जॉर्डन वाला जो है उसके अंदर आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन में करना है। अभी हमने इसको सिर्फ एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप इसको ही एचेलॉन में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर दोनों जो दो अलग अलग मेथड है उनमें फिर फर्क कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो उसके अंदर आपने सिर्फ एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सिस्टम को सॉल्व करें तो फिर आप अपनी चॉइस से आप जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, अच्छा जी, इफ पॉसिबल ओके फाइंड मैम। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल वही चीज है। अब लेकिन यहाँ पर हम नोट करते हैं एक चीज। वो चीज क्या है, हमने सिस्टम को गॉस जॉर्डन के साथ, सॉरी गॉस एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं अभी। एलिमिनेशन मेथड है, हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। इसको अब हमने क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रैंक, रैंक ऑफ ए का रैंक कितना आ रहा है बता सकते हैं? ए का रैंक हमारे पास आ रहा है 4 मैम। 1 2 3 4, इसका रैंक 4 है। 4 मैम। इसी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है, वो भी 4 है। दोनों 4। रैंक बराबर है। ठीक है, ए का रैंक और बराबर है किसके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक के। ठीक है, यहाँ पे रैंक लिख लें। दोनों रैंक जो है वो बराबर है, रैंक ऑफ दिस एंड रैंक ऑफ दिस दोनों बराबर है। लेकिन ये बराबर है क्या, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब दो रैंक बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अब आपने ये देखना है कि क्या ये दोनों चीजें, जो दो रैंक बराबर आई हैं, क्या ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हैं? वेरिएबल्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5। 5। ठीक है, रैंक जो है वो लेस है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, यही फर्क है। अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाती हैं, रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाते हैं तो फिर सोल्यूशन जो है वो यूनिक होता है। लेकिन अगर रैंक बराबर नहीं आते तो फिर सॉरी रैंक बराबर आते हैं लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पर सबसे पहली आप इक्वेशन लिखेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 प्लस 5x5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, नेक्स्ट आएगा x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 माइनस x5 इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन आई। तीसरी आएगी x3 प्लस 2x4 प्लस 3x5 इक्वल्स टू 7। और लास्ट में कितनी आएगी, x4 प्लस x5 इक्वल्स टू 9। ठीक है, सिर्फ x5 वाली कोई टर्म नहीं है। जैसे कल हम सॉरी लास्ट एग्जांपल की थी उसमें x3 वाली हमारे पास एक टर्म आ गई थी, इसमें हमारे पास x4 और x5 के साथ एक टर्म आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में से जो लास्ट इक्वेशन है इनमें से किसी एक को, ठीक है ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी एक को x5 को या x4 को आप किसी वेरिएबल k के बराबर कर लें। ठीक है, k के बराबर कर लें। जब आप इसे k के बराबर करेंगे
तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। इस वक्त हम x4 या x5 की यूनिक वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। इन इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि x5 k के बराबर है। जब x5 k के बराबर है, k इज एनी रियल नंबर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, x4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आएगी, बल्कि x3 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k, x2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k आएगी और x1 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k आएगी, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसी ऐसी आ जाए कंडीशन कि हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर x4 और x5 इकट्ठे आ रहे थे, तो लाजमी तौर पर आपको इनमें से किसी एक को, या आपकी अपनी चॉइस है, किसी एक को आप किसके बराबर ले लें, k के बराबर ले लें। वहां से सारा ही सोल्यूशन, जितनी बाकी आपके पास अननोन हमने भी फाइंड करने होंगे, उन सब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आएगी। जब इन टर्म्स ऑफ k आ जाता है तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि k एक रियल नंबर है, रियल नंबर को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इफ पॉसिबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। गिवन नहीं है कौन सा मेथड है, लेकिन चूंकि इस वक्त हम गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, इसलिए उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया तो अब आप देखें कि हमने रैंक को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतना, इतने मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इतने मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास है 2, 2 ठीक, इसका रैंक है 2, और पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना है, वो है 3, 3 ठीक है। अब चूंकि ये दोनों रैंक ही बराबर नहीं है, जब दोनों रैंक बराबर नहीं होते तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब दोनों रैंक बराबर नहीं है तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक हो गया। यस मैम, ठीक हो गया। मैम पेपर में उसने मेंशन किया होगा कि किस मेथड से करना है इसे, आमतौर पर यानी मेंशन नहीं एलिमिनेशन। होता, आमतौर पर मेंशन नहीं होता। आपने होमोजीनियस सिस्टम है उसको सॉल्व कर लें, नॉन होमोजीनियस है उसको, किसी भी दो मेथड है, दोनों में से किसी के साथ भी कर लें। सिर्फ यह है कि इस मेथड के अंदर हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो उससे अगला मेथड है गॉस जॉर्डन, उसमें रिड्यूस एचेलॉन। अच्छा, जब रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज्यादा इजी रह जाता है, उसमें डायरेक्ट x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाती है। यस मैम। अभी जी आगे मैम। इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर एक सवाल था ये वाला, for what values of a will the system have no solution, exactly one solution and infinite many solutions, ठीक है। तीनों केसेस को हमने डिस्कस करना है। पहली बात कि कब सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कब आएगा, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कब आएंगे, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ए आ रहा है इसके अंदर, सवाल के अंदर कोई ए आ गया, ठीक, काम वही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये एचेलॉन फॉर्म हमारे पास आ रही है, आ रही तो कोई नहीं है अभी वैसे, पता नहीं मैम। ये जीरो है, ये वाली टर्म्स है ना, ये जीरो है, ठीक है। ये सी नजर आ रहा है इस वक्त, ये जीरो है, ठीक है। चूंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसको अभी वन नहीं बनाएंगे, ए ही की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम लास्ट वाली इस टर्म को हम अभी वन नहीं बना रहे हैं। हमारे पास ये अभी इधर तक हमने ये काम किया, ठीक है। ये जीरो है, ये सी नहीं है, ये हमने काम कर लिया। अब क्या कंडीशन है, कंडीशंस आप याद कर लें। कंडीशन ये है कि अगर तो दोनों रैंक इक्वल हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर दोनों रैंक इक्वल हैं और उसके बाद एक और कंडीशन है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। रैंक अगर इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर दोनों रैंक ही इक्वल नहीं आते तो फिर क्या होगा, तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन चीजें हैं। अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं जी, ये
यहाँ पे गॉस जॉर्डन का वर्ड नहीं आना, ये एलिमिनेशन नहीं है अभी हमने, क्योंकि इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पे वर्ड गलत है, किताब में बेशुमार गलतियां हैं, ठीक है। ये गॉस एलिमिनेशन है। प्रोसेस विल रिड्यूस द सिस्टम टू द इक्वेशन। इक्वेशंस हमने बना ली। इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आएगी x माइनस 2y, सॉरी y माइनस 2z इक्वल आएगा 10/7। और लास्ट में आएगा a स्क्वायर माइनस 16, ये z के साथ है, इक्वल है किसके, a माइनस 4 के। ठीक है, ये 3 इक्वेशन बन गए। अब मेथड क्या है, अगर हम इनके रैंक को इक्वल कर लें, a की वो वाली वैल्यू पुट करें, a की वो वैल्यू पुट करें कि इनके रैंक जो है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, a की वैल्यू कौन सी पुट करें, यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ a इक्वल्स टू 4, यहाँ से हमने a को या तो 4 वैल्यू देनी है या -4, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 16 से 0 को पुट करने से a की दो ही वैल्यूज आती हैं, या +4 आती है या -4 आती है। ठीक है, अगर a की वैल्यू 4 है, अगर a की वैल्यू 4 है तो a माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर a की वैल्यू यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं तो a माइनस 4 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म a स्क्वायर माइनस 16, ये टर्म भी 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक दफा नोट कर लें कि इफ, यहाँ से हमारे पास पहली तो बात कि a स्क्वायर माइनस 16 से a की दो वैल्यूज आती हैं +-4। अगर a की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म 0 हो गई, और a की वैल्यू 4 पुट करने से ये टर्म भी 0 हो गई। ये सारी ही रो, पूरी की पूरी रो 0 के बराबर है। अब A4 पुट करने से इस मैट्रिक्स का, इतने मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है, इतने मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2। ठीक है, A को वैल्यू 4 पुट करने से इतने मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है। और इसी तरह से ये जो पूरा है, इसका रैंक भी कितना आ रहा है, इसका रैंक भी 2 आ रहा है। ठीक है, दोनों रैंक इक्वल आ गए, दोनों रैंक इक्वल आ मैम गए जी। मैम 4 के अलावा कोई और नंबर पुट नहीं कर सकते ए की जगह पे? देखे ना, ये टर्म 0 के बराबर कब बनेगी, इधर रैंक फाइंड करना ना। ऐसा हो सकता है कि या जी तो ये मैम, 0 हो जाए या फिर ये 0 ना हो, दो ही सूखते हैं ना। अगर तो 0 जी हो बिल्कुल। जाती है तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 4 है या a की वैल्यू -4 है। आपने यहाँ से देखना है कि a की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 16 है तो a की वैल्यू या तो 4 आ सकती है या फिर -4 आ सकती है। ठीक है, अगर 4 है तो फिर क्या होता है कि ये वाली टर्म, ये भी 0 हो जाती है और ये वाली टर्म भी 0 हो जाती है। ये दोनों रैंक, जी दोनों के रैंक इक्वल आ जाते हैं। दोनों के रैंक इक्वल हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 3। रैंक इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, इसलिए इस केस में a को वैल्यू 4 देने से हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करेंगे। जी। कितनी बार क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। a को वैल्यू अभी हमने 4 दी थी, अब हम a को वैल्यू देते हैं -4। दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। a को वैल्यू -4 दी तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -4 से यहाँ पर आंसर आएगा -8। ठीक है, -a की जगह -4 लिखा तो ये वाली टर्म ये आंसर देगी -8। ठीक है, ये 0 है और ये -8 है। अब यहाँ का रैंक चेक करें, इतने पोर्शन का रैंक वो आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, रैंक ऑफ a 2 आ रहा है, और पूरे मैट्रिक्स का रैंक, चूंकि ये -8 वैल्यू है इधर, तो 3। इसका रैंक 3 आ रहा है। जब ये दोनों रैंक बराबर नहीं है तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू -4 के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमने मैम एक, जी, ठीक हो गया मैम। जब दोनों वो रैंक असल में इक्वल नहीं नेक्स्ट में आते, आ जाता। मैट्रिक्स A का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट हमने एक चीज रह गई है, वो क्या है, वो हमने बताना है कि अगर ऐसा हो कि रैंक भी इक्वल आ जाए,
यूनिक सोल्यूशन रह गया हमारा बताने वाला कि यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब रैंक भी इक्वल हो और क्या दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ अननोन भी बराबर हो। ठीक है, तो वो कब होगा? वो कब होगा कि आपके पास इनमें से कोई भी वैल्यू 0 ना हो। नंबर ऑफ, चूंकि नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 है, वेरिएबल्स की तादाद मतलब कि जितने एक्स वाई हैं इनकी तादाद हमारे पास 3 है। ठीक है, अब अगर रैंक भी इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का रैंक, इतना रैंक भी हमारे पास 3 हो और पूरे का रैंक भी 3 हो, दोनों दफा हमने चेक करना है। अगर ये सारी चीजें इस 3 के बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कंडीशन होगी कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने देखा कि ये वैल्यू 0 होती है या 4 पर या फिर -4 पर। तो अगर ऐसा होता है कि ए स्क्र माइनस 16 या ए जो है ये +-4 के बराबर नहीं है, ए स्क्र माइनस 16 अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, इट इज इम्प्लाइज दैट ए जो है वो +-4 के बराबर नहीं है। ठीक है, 4 और -4 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए ए की, तो फिर क्या होगा? हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको भी हमने 0 नहीं बनाना और इसको भी 0 नहीं बनाना, क्योंकि हमें रैंक जो है वो 3 चाहिए दोनों का इस वक्त। तो यहाँ पर 0 कब नहीं आएगा? जब ए की वैल्यू +-4 के बराबर नहीं है। ठीक है, +-4 के बराबर नहीं है। जब +-4 के बराबर नहीं होगी तो फिर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया? 3 केस अलग अलग, कोई मसला हो यहाँ पे? मैम हर क्वेश्चन में और ये मैम तीनों कंडीशंस के लिए करेंगे सॉल्व? नहीं नहीं, पहले में तो नहीं था। अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी है और आपने बताना है, जिस तरह ये सवाल डिफरेंट था बाकियों से, उसके अंदर जी हमने जी एक काम किया कि वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप ए की वैल्यूज बताएं। ठीक है, for what value of जी A बिल्कुल। will the system have no solution, exactly one and infinite many? तो हमने देखा कि A की वैल्यू अगर +-4 नहीं है तो फिर हमारे पास exactly one solution exist करता है। अगर A की वैल्यू कितनी थी? 4, तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन थे। और नो सोल्यूशन जब ये था कि A इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमने देख लिया। मैम जी अगर बोले। मैम अगर हम ना जो ए +-4 पुट ना करें, तो मतलब फिर कि इस 4 के अलावा कुछ भी पुट करें, तो ये एचएल फॉर्म तो नहीं ना रहेगी। मतलब कि अगर 5 पुट करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, 1 अगर तो नहीं यहाँ पर आएगा। आप 5 पुट करते हैं, ठीक है, इतना, ये मेरी बात सुने, इतना तो हमने यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। सिर्फ इतनी बात रह गई कि इसको हमने क्या बनाना है? 1। ठीक है ना, A² -16 को 1 बनाना, इतनी एक बात रह गई है ना। बाकी इधर तक तो हमारा सारा एचेलॉन फॉर्म ही है कि नहीं? बोलो। जी मिस। इतनी तो एचेलॉन है ना। सिर्फ एक बात ये रह गई है कि A² -16 को हमने अभी 1 बनाना है। चूंकि ए पर ही तो हमने सारा काम करना है। अभी ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। आप चाहें तो इसको 1/A² -16 लिख लें, बेशक लिख लें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिख भी लेते हैं तो भी क्या होगा? एक अनडिफाइंड फॉर्म आ रही होगी, क्योंकि ए की वैल्यू जब +-4 करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आएगी। अब अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं ना हमें चाहिए, हमें यहाँ पर या तो 0 चाहिए या 0 नहीं चाहिए। ठीक है, या 0 चाहिए या 0 नहीं चाहिए। तो हम इसको इस केस में तो आपके पास ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। रैंक फाइंड करेंगे, अगर 4 या -4 आता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, अब आपका एक सवाल है कि अगर यहाँ पर 5 आ जाए, ये एक सवाल रह गया ना कि यहाँ पर अगर 5 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर 5 आ जाता है तो आप इसको आगे उठाकर बेशक 1/5 कर दें, इसके रैंक पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ना। बोलो, जी रैंक पे मिस फर्क ठीक है। पड़ेगा? अगर 5 है या 1/5 कर दें तो रैंक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। रैंक इस वक्त 3 है तो ये 3 ही रहेगा। ये वैल्यू 1 हो या 1/5 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वैल्यू को 1 ओवर, आप इसको 1 बनाए, A² -16 के साथ डिवाइड करें
तो फिर हमें यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो आंसर आ रहे होंगे वो फिर अनडिफाइंड फॉर्म बन रहे होगी। हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें a स्क्वायर माइनस 16 या आंसर 0 चाहिए या 0 नहीं चाहिए। अगर 0 है तो फिर तो रैंक आ जाता है, रैंक हमारे पास 2 आ रहा है। अगर हमारे पास 0 वैल्यू नहीं है, एक नॉन 0 वैल्यू है जैसे कि 5 है, तो आप इसको आगे बेशक 1/5 बना दें, इसके रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यस मिस। यस। नेक्स्ट ये सवाल बिल्कुल ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर गलती है, वही वाला सवाल इन्होंने दोबारा लिख लिया। इस यूनियन को आपने ठीक सॉल्व करना होगा। वही बताना है कि कहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक तरह के सवाल हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। जस्ट एक स्टेप का फर्क है कि आपने एलिमिनेशन मेथड में, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने रिड्यूस करना था मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में, लेकिन गॉस जॉर्डन के लिए इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, the transformation of augmented matrix to reduced echelon form using elementary row operations. Solution of the linear equation corresponding to transformed reduced echelon form matrix giving the values of unknown. आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी x1, x2 और x3 की। ठीक है, आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सबसे पहले आपके पास x3 आ रहा है, फिर उसके बाद आप वैल्यू x3 पुट करेंगे तो x2 आता है, फिर x2 और x3 को पुट करते हैं तो x1 आता है। डायरेक्ट आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी, क्योंकि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में हम अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर चुके होंगे। इफ पॉसिबल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। हमने इसको अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ गई। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में एक चीज का इजाफा होता है कि अगर आपके पास ये 1 एक लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री है तो इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में इस 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो वैल्यू ना हो। ठीक है, इसी तरह से ये 1 है, इस पूरे कॉलम में इस 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो वैल्यू ना हो। इस तरह से ये एक लीडिंग एंट्री है, इसके अलावा कोई नॉन जीरो वैल्यू ना हो इस पूरे कॉलम में। अब ये 3 है। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर ये नॉन जीरो वैल्यू क्यों आ गई, बोलो। ये 3 है ना, ठीक है, यहाँ पर अब नॉन जीरो वैल्यूज क्यों है इस कॉलम के अंदर, कौन बताएगा? मैम क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है ना। तो क्या हुआ, हमने तो रैंक लेना होता है या हमने एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन में कन्वर्ट करना है इसको? मुबीन अली बताएं जी। मैम मुबीन अली, रोल मैम नंबर। हाँ मुनीब अली, ये बताएं कि ये जो यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, ठीक है, या ये इसमें हमारे पास ऐसा क्यों है कि नॉन जीरो वैल्यूज भी हैं इस कॉलम के अंदर? मैम ये कंसिस्टेंट है, क्या है? कंसिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मैम क्या मैं बताऊं कि मैम, क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, हमने सिर्फ जो इचलॉन फॉर्म बनानी है वो नहीं, हमने एचेलॉन फॉर्म बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात ही यही है कि एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बनानी है। मैम इस लास्ट ऑगमेंटेड की भी कॉलम में बनानी है। नॉन जीरो वैल्यूज क्यों आती हैं, ये बताएं। कोई नहीं बता सकता। जीआर कहाँ गई हमारी, जीआर कहाँ गई? जीआर सैरिश है मैम ये कौड़ा कुट्टा आप ही पढ़ सकती हैं। हैं? सैरिश तो है ही नहीं, मैम सैरिश नहीं आती उसकी क्लास में। सिस्टर की शादी है तो वो इसीलिए नहीं आई। अच्छा, और तलहा? तलहा ये मैम वही उसकी वाला ना खुद की जिसकी रोल नंबर स्लिप उसकी नहीं आती? जी मैम ये वही वाला है। नंबर यस मैम। हाँ तलहा बता सकते हैं? नो मैम। नो। अच्छा, और
तनवीर, कोई नहीं बता सकता। नो मैम। इमाम, मैम मैं कह रहा हूँ ये कौड़ा कुट्टा आप ही पढ़ सकती हैं। मेरी बात सुनो, ये जो 3 है क्या ये लीडिंग एंट्री है? पहली बात ये बताओ। नो मैम। नो ये मैम। जब लीडिंग एंट्री ही नो नहीं मैम। है, इस रो की लीडिंग एंट्री कौन सी थी? 1। तो जब ये लीडिंग एंट्री नहीं है तो इसका मतलब है कि इधर हमें 0 बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ लीडिंग एंट्री के लिए 0 बनाना होता है। ठीक है ना? याद रहेगा आपके? नहीं मैम मैम समझ इतनी नहीं आई, हो जाने दोबारा के समझ नहीं आई? इतनी ये हो देखिए, जाने के बाद अब ये तो रहेगा ना मैम। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन सी है? 1। ठीक है, 1। 1। इस 1 के लिए लीडिंग एंट्री के लिए इस पूरे कॉलम में अब इस 1 के अलावा कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अब ये सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन सी है? बोलो। 1, यही वाला 1 है ना? 1 इस 1 बिल्कुल। इस कॉलम में हमारे पास इस 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, सिर्फ लीडिंग एंट्री की बात होती है। अब ये थर्ड रो है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री ये 1 है। ठीक है, इस 1 के अलावा इस कॉलम में कोई और नॉन जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपसे पूछ रही थी कि ये 3 है तो इससे ऊपर 0 क्यों नहीं है? तो ये 3 तो है, वो लीडिंग एंट्री ही नहीं है, इसको हमने चेक ही नहीं करना। ठीक है, इस रो की लीडिंग एंट्री बिल्कुल। 1 है। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखा, हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में मैम कन्वर्ट कर दिया। जी, मैम ये लीडिंग एंट्री 1 नहीं होगी हमेशा? लीडिंग एंट्री 1 रखते हैं, लेकिन 1 अगर ना भी रखे ना तो रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी ऑथर्स हैं जो कहते हैं कि लीडिंग एंट्री को 1 रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है ZR भट्टी की, ये कहती है कि 1 रख लें। ठीक है, 1 लीडिंग एंट्री को 1 रख लेते हैं, रैंक के ऊपर बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चाहे 1 हो चाहे 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, इतने मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3। पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है। तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ऐसा सॉल्यूशन यूनिक होगा। यहाँ पर आपके पास x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू -2 आ गई और x3 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है तो गॉस जॉर्डन जो है जो बहुत ज्यादा आसान रह जाता है, क्योंकि उसमें आपको बार बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती। मैट्रिक्स को आपने यस मैम। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को आप किस में कन्वर्ट करें? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, आज का यस काम मैम। बस हमारा यही पर मेरा ख्याल सेंड हो रहा है। जो काम करने वाले मैम काफी है, ये काफी है ये मैम इतना ही। ये एग्जांपल देख लें। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, show that for this system to be consistent। ठीक है, अगर consistent solution exist करता है, the constant a, b and c must satisfy the condition c is equal to a plus b। ठीक है, काम यही है। आपके पास पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमारे पास सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पर इसको वैसे कंडीशन लिखनी चाहिए थी कि ए बी और सी 0 के बराबर नहीं है, बहरहाल नहीं लिखी हुई, किताब कोई ज्यादा अच्छी नहीं है वैसे, मैंने ये देखा है। अब यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले क्या किया, हमने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमने इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट किया तो आप देखें कि ये R2 और R3 दोनों रोज इक्वल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जब आप R3 में से R2 को माइनस करते हैं तो ये लास्ट वाली रो 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रोज इक्वल हैं, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इतना पोर्शन 0 के बराबर हो जाएगा। इसको भी माइनस करना है तो इसको माइनस करने से हमारे पास c माइनस a माइनस b आता है। इसका रैंक नजर आ रहा है, इसका रैंक हमारे पास 2 है। मैट्रिक्स A इतना पोर्शन, इसका रैंक हमारे पास 2 है। अगर कहता है कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ही होनी चाहिए कि ये दोनों रैंक बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स यस का मैम। रैंक चूंकि 2 आ रहा है तो इसका भी 2 होना चाहिए। अगर ये 2 हो तो इसका मतलब है इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो इसका मतलब है कि c माइनस a माइनस b को 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी अगर 0 के बराबर होगी
तो फिर दोनों मैट्रिसेस के मैट्रिक्स ए का और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन आएगी कि सी माइनस ए माइनस बी को 0 कर लें, यहाँ से सी बराबर होगा ए प्लस बी कंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि सी जो है वो ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर है? बस यार इतना ही। यस मैम। अब एक असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, ठीक है, उसके नंबर भी काउंट होने हैं, 10 नंबर की आपने मुझे मेल कर देनी है असाइनमेंट करने के बाद। और मैं इंशाल्लाह आपको मंडे तक असाइनमेंट दे दूंगी और नेक्स्ट मंडे तक आपने मुझे मेल कर देनी होगी सॉल्व करके। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके तो मैम। 2 ग्रुप मेरा ख्याल से बना लेते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम क्वेश्चन था। मैम चले पूछें। अब फैसल पूछ लो। क्वेश्चन कर लो यार, ये बाद में मैं बात कर लूँगा। अच्छा मैम, अगर गॉसेस एलिमिनेशन जो है उसने नाम बताया हो कि इस मेथड से करना है हमने, तो फिर हम उसे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मेथड मेंशन नहीं है कि जी मैम। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो फिर ज्यादा आसान है कि आप जॉर्डन क्वेश्चन जॉर्डन में कर दें, मतलब कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर दें, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन ना करनी पड़े, आपके पास डायरेक्ट x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाए। ठीक है, चले ठीक हो गया मैम। हाँ जी, और कोई बात? मैम वो जो ग्रुप है ना, उसका लिंक जो है, मतलब जिसके जरिए हम एडमिट होते हैं, जरा वो तो जी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कर देती हूँ। जी मैम। और जरा मुझे ये बताएं कि ग्रुप की सेटिंग कौन चेंज करता है? 2 ही मेरा ख्याल से एडमिन है मेरे अलावा, या एक मैम XCR है? XCR कौन सा आ XCR रहा ने है? की थी। या आजकल तो मैं हूँ। आप कौन है, फैसल? किसने यस बता मैम। दिया आपको? अब आप मैम सीआर हम यस मैम। ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली? मैम हम इलीगली CR बने हुए हैं। तो इलीगल को कौन मैम सीआर आप करता है? नोटिफिकेशन जारी कर दें। मैम आप नोटिफिकेशन नहीं, मेरे जारी पास कर दें। अथॉरिटी है ही नहीं कि मैं मैम नोटिफिकेशन। वो ना सर से बात हुई थी, सर जो हैं आसिम भट्ट, उनके पास तो ऑफिशियली हो गया हूँ, लेकिन जो अभी HOD सर ने कहा था कि आप लोगों की वो होगी, क्या कहते हैं, सारी क्लास से पूछा जाएगा। पोलिंग होगी, मतलब वोट डालेंगे? हाँ जी मैम, वो भी हो गया, सारा कुछ हो गया वैसे तो, बस अब रिजल्ट जो हैं वो सर HOD को सेंड करने वाले रह गए हैं। अच्छा, चलें ठीक है। जी मैम। और आज ये स्टूडेंट्स अब कितने हो गए? पहले 22 थे, अब 24 है। एक मिनट जरा अटेंडेंस हो जाए आपकी। तो ग्रुप की टीचर सेटिंग हमारे चेंज ग्रेड करने में कितने चैप्टर हैं? ग्रुप की सेटिंग चेंज करने का क्या मसला है? आप लोग, अच्छा मैं बात यह है, मेरी हद तक तो खैर है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अब ग्रुप में आपके HOD भी हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से तंग आते होंगे क्योंकि कोर्स उन्हीं का है ये। मैम वो नहीं आते तंग, वैसे आते होंगे मैम लेकिन वो हमने तो नहीं आते कभी क्योंकि वो मैसेज तंग देखते ही नहीं मैम जी तंग नहीं किया कभी भी। अच्छा, ओके जी, ठीक हो गया। अल्लाह है। ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम।